हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए तंत्र मंत्र और रहस्यों से भरी एक कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और इस कहानी के लेखक हैं राहुल हल्दर जी। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो उन्होंने इतनी खूबसूरत कहानी लिखी है। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। मूर्ति को दुकान में एक ही बार देखकर प्रताप को बहुत पसंद आई, पर जब उसे ध्यान से देखा, पार्क स्ट्रीट के इस क्यूरियो के दुकान पर प्रताप अक्सर आता है। दुकान के मालिक मुकेश अग्रवाल के साथ कुछ देर बातचीत करता और कुछ चीज़ें देखता। अगर पसंद होता तो घर ले जाता। मुकेश के साथ इन कुछ सालों में अच्छी दोस्ती हो गई है प्रताप की। दोनों बैचलर भी हैं। मुकेश की उम्र 32 की और प्रताप की 30। मुकेश अग्रवाल केवल नाम से ही मारवाड़ी है। 5 पुरखों का वास इसी कोलकाता शहर में ही है। तुरंत एक बार बात करने और देखने पर लगता है कि मनिकतला की गली से पान खाते खाते बगल में बैग दबाए किरानागिरी करने जाते एक बंगाली बाबू। प्रताप और मुकेश के बीच का ये संबंध दुकानदार और ग्राहक की साधारण बातचीत से बहुत ज़्यादा बढ़कर है। उधारी तो है ही, समय देखकर बार में बैठकर शराब पीना, शनिवार को कभी कभी रेस कोर्स में घोड़ों की रेस देखना, सभी चलता है। मुकेश के और 2 सद्गुण हैं। पहला, पैसे के लिए प्रताप को कभी भी परेशान नहीं करना, और दूसरा, 4 पैक के बाद यह आदमी बहुत उदार हो जाता है और कुछ भी हो प्रताप को एक बार का पैसा नहीं देने देता। आज अक्टूबर का अंतिम शनिवार है। ऑफिस से घर लौटते समय आज भी आया था प्रताप। कुछ देर बातचीत कर मेट्रो से नेताजी नगर अपने घर लौट जाएगा, यही प्लान था। वैसे भी प्रताप अकेला ही है। जवानी में कदम रखते ही माँ बाप चल बसे, इसलिए घर जाने की कोई जल्दी नहीं रहती। बूढ़ी काम करने वाली पुष्पा दीदी के अलावा प्रताप के 3 कुल में कोई नहीं है। पुष्पा रानी इस घर में काम करने तब आई थी जब प्रताप का जन्म हुआ था, तब से रह गई हैं। ये अच्छी औरत पुष्पा दीदी होकर इसीलिए कभी भी किसी भी समय घर लौटने की स्वाधीनता को अच्छे से स्वीकार किया है प्रताप ने। माँ और पिताजी 2 तल्ला घर और अच्छा खासा बैंक बैलेंस रखकर ही स्वर्ग सिधारे। पैसे की कोई ज़्यादा समस्या प्रताप को नहीं है। वो खुद भी कंज्यूमर गुड्स कंपनी के ट्रेड मार्केटिंग के पद पर काम करता है। महीने की सैलरी भी खराब नहीं है और इंसेंटिव तो है ही। उसका स्वभाव चरित्र अच्छा है। आसपास के पड़ोसी उसे प्यार करते हैं। रास्ते में मिलने पर उसका हाल चाल पूछते हैं। बार्सिलोना, पॉलिटिक्स, ईस्ट बंगाल फुटबॉल, सिनेमा, ये सब लेकर प्रताप सुखी ही है। प्रताप का शौक केवल एक ही है, एंटीक क्यूरियो को खरीदना। उसका मासिक पैसा ही इन कुछ पुराने चीज़ों को खरीदने में चला जाता है। वैसे बहुत ज़्यादा महंगा कुछ नहीं, यही कोई पुराना टेबल, घड़ी या पुराना अफ्रीकन मुखौटा। और आजकल मन झुका है एंटीक मूर्ति खरीदने के ऊपर। घर का एक कोना खाली है, इसीलिए सोच रहा है बढ़िया सा अगर एक मूर्ति मिला तो उसे खरीद कर टेबल पर सजा के रखेगा। तभी मूर्ति को दुकान में देखते ही बहुत पसंद आ गई प्रताप को। 1 हाथ लंबा पीतल की बनी देवी मूर्ति। पूरी मूर्ति का शरीर नीले रंग का, मुकुट पर अलग अलग तरह के डिज़ाइन देखकर लग रहा है कोई तिब्बती बौद्ध देवी मूर्ति है। और ठीक से देखने के लिए मूर्ति के पास जाकर मोबाइल का फ्लैश जला उसे ध्यान से देखा। देवी मूर्ति ही है। कमल के ऊपर बैठी हुई है देवी। दाहिना पैर नीचे की तरफ, बायां पैर मुड़कर दाहिने घुटने के अंदर डाली गई है। देवी के 4 हाथ है। नीचे के हाथ में वीणा पकड़े हुए है और दाएं हाथ अभय या आशीर्वाद मुद्रा में है। बौद्ध धर्म में सरस्वती की पूजा भी होती थी क्या? प्रताप सोच में पड़ गया। धीरे धीरे आंख को ऊपर लाया और ऊपर के दोनों हाथ देखते ही हिल सा गया प्रताप। ऊपर के दाहिने हाथ में खड़ग और बाएं हाथ में नर खोपड़ी। प्रताप ने आज तक ऐसी अद्भुत कॉम्बिनेशन की मूर्ति एक भी नहीं देखी है। एक ही साथ खड़ग, खोपड़ी और वीणा। देवी के मुख पर शांत सी मुस्कान,
नशापूर्ण नयन और अत्यंत आवेदनमयी शरीर, एक सुगंधित हवा पूरे मूर्ति में समाया हुआ। प्रताप ने ऐसी शांत श्रृंगार रस की बेहतरीन प्रकाश आज तक नहीं देखी। तृप्त होकर उठा प्रताप। मुख को देखकर ही लग रहा था कि उसे ये मूर्ति बहुत पसंद आई है। मोबाइल को जेब में रखकर बोला, भाई मुकेश, कैसा दाम रखा है इसका? भाई जेब मत काटना। मुकेश खींच कर बोला, हाँ साले, तेरा जेब काट के जैसे मैं राजा बन जाऊंगा। फोकटिए, लेगा तो एक टूटी हुई घड़ी, कहीं कुछ सुई या फिर किसी भी सामान की कमा कमी। देख भाई, साफ बोल रहा हूँ, अच्छा सामान होने पर कोई छोड़ नहीं है। बोलते बोलते इधर ही आ रहा था मुकेश और मूर्ति को देखते ही रुक गया और बोला, क्या यही पसंद आई तुझे? प्रताप बोला, हाँ यही पसंद आई। कोई परेशानी है तुझे? ये बात प्रताप हंसकर बोला था, पर मुकेश के मुख को देखकर गंभीर हो गया और बोला, क्या हुआ? इतना गंभीर क्यों हो गए? कोई गड़बड़ी है इस मूर्ति में? जेब से मुकेश 2 सिगरेट निकाल एक प्रताप को देकर और एक जलाते हुए प्रताप को पूरा नाप लिया। बहुत ही प्रैक्टिकल चालू आदमी है मुकेश, ये सब नाटक करके कहीं दाम तो नहीं बढ़ा रहा? मूर्ति को तू ऐसे ही ले जा, ठीक है? बात यह है, मैंने इसे खरीदा नहीं है, एक आदमी ने दे दिया मुझे, ऐसे ही, कोई पैसा नहीं लिया। पता नहीं किसकी मूर्ति है, मुझे भी नहीं पता। सोचा एक बार प्रोफेसर जगदीश भट्टाचार्य के पास ले जाऊं, उन्हें तो तिब्बती मूर्ति के बारे में अच्छी जानकारी है। पर जब वहां पहुंचा तो पता चला वो बहुत दिन पहले ही रिटायर हो गए। अब सोच रहा हूँ कहाँ दिखाऊं, ठीक से न जानते हुए कैसे दाम बताऊं। प्रताप बोला, क्या इधर उधर बोल रहा है, ये बताइए मूर्ति कहाँ से मिली? फिर मुकेश ने बताया, लास्ट वीक मैं शक्तिगढ़ गया था। खबर ये थी कि एक पुराना जमींदार का घर तोड़ा जा रहा है। पुराना मतलब यही कोई 600 वर्ष पुराना स्ट्रक्चर। प्रति 100 वर्षों में घर को रीमॉडलिंग और ठीक करके जमींदार परिवार वही है 600 वर्ष से। तो प्रेजेंट जो उस घर का मालिक है नारायण चक्रवर्ती, उनका एक लड़का और एक लड़की है। लड़की रहती है यूएसए में और लड़का एक सॉफ्टवेयर कंपनी में खूब ऊंचे पोस्ट पर है। और वैसे ही महीने की सैलरी साउथ सिटी में 1500 स्क्वायर फीट की फ्लैट समझे। कुछ दिन पहले ही नारायण चक्रवर्ती स्वर्ग सिधार गए। यूएसए से लड़की और दामाद, कोलकाता से लड़का और बहू और उनके लड़के लड़कियां सब आकर यहाँ एकजुट हुए। तेरही पर पास के 10 गाँव को भोजन कराकर चक्रवर्ती परिवार का मान बढ़ाया। अब बात ये आई कि इतने बड़े जायदाद को कौन संभाले, तो इसीलिए लड़का और दामाद ने फैसला किया कि इसे बेच दिया जाए और एक दलाल को लगा दिया। कुछ ही दिनों में खरीदार हाजिर, कई करोड़ों की डील भाई। वो जो दलाल था वो मेरा रिश्तेदार भाई था, वही मुझे उस जमींदार के घर ले गया। तुम्हें तो पता ही है, बंगाल के ये सब पुराने जमींदारों के घर एंटीक और क्यूरियो से भरे रहते हैं। तो मैं दलाल के भाई होने के दिखावे से खूब सारा सामान कम दाम में ही पा गया। मैं जब पैसा देकर आ रहा हूँ, उसी समय उनके जो पूजा करने वाले पुजारी थे, उन्होंने आकर मेरे सामने इस मूर्ति को रखा और बोले, इसको ले जाओ, पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं। इतना सब कुछ बोल मुकेश रुका। प्रताप बोला, क्या कहते हो? उनका सामान ब्राह्मण महाजन ने आकर ऐसे ही दे दिया? वो लोग कुछ नहीं बोले? कुछ देर सोचकर मुकेश बोला, मैंने जितना समझा ये पुजारी ब्राह्मण बहुत पहले से ही इस घर से जुड़े हुए हैं। इनके पूर्वज भी इसी घर में ही शायद पूजा करते चले आ रहे हैं, तो उनका सम्मान तो करेंगे ही। दामाद ने एक बार कहा था कि इतनी एंटीक मूर्ति फ्री में देना ठीक है क्या, पर लड़की ने उन्हें शांत करा दिया और कहा, बड़े पिताजी जो करेंगे वो ठीक है। मैं समझ गया कि ब्राह्मण महाजन को वो लोग खूब रिस्पेक्ट करते हैं। फिर रुका मुकेश। प्रताप बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हें ये फ्री में मिला। अब ये बात है कि ज़रूर इसकी पूजा नहीं होती थी, क्योंकि पूजा की जाने वाली मूर्ति कोई बेचता नहीं और किसी को ऐसे ही देता भी नहीं। देने पर या तो मंदिर में देते हैं या किसी के घर में, क्योंकि जिससे पूजा चालू रहे। इस पर एंटीक मूर्ति को तुमको फ्री में देने का कारण उनसे नहीं पूछा? कुछ देर सोचकर मुकेश बोला, एक बात क्या है पता है, या मेरा भूल ही होगा। वहाँ के बाकी सभी काम करने वाले मूर्ति को अनदेखा कर रहे थे, बल्कि घर के लोगों के चेहरे पर भी एक भय उस मूर्ति के प्रति था। वो उसे दूर करना चाहते थे। ब्राह्मण के अलावा उस मूर्ति को किसी ने नहीं छुआ।
वो रख दिए और मैं लेकर चला आया। जब मैं उस मूर्ति को ला रहा था तब मैंने देखा कि ब्राह्मण ठाकुर कुछ धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहे थे। लाते वक्त मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, समझे। कुछ देर सोचकर प्रताप बोला, बात यह है कि कुछ भयंकर है इस मूर्ति में, तभी वो ऐसा कर रहे थे। ग्रामीण लोग कुछ ज़्यादा ही अंधविश्वास से भरे होते हैं। मैं इस मूर्ति को ले जाता हूँ, रुपया पैसा जो है वो तुम जो कहोगे मैं दे दूंगा, ठीक। हंसकर मुकेश बोला, तुम लेकर जाओ, तुम्हारे साथ पैसे का संबंध थोड़ी है मेरा, जब जो मन करे दे देना, पर सावधानी से रखना भाई, मुझे न जाने कैसा लगता है इस मूर्ति को देखकर। प्रताप खूब जोर से हंसा और बोला, इस उम्र में भी डरते हो यार, दिस इज जस्ट अ स्टैचू माय फ्रेंड। मुकेश बोला, फिर भी किसी पुजारी को दिखा देना। देखो इसी में मुझे एक बात याद आ गई, उनके घर वो जो पुजारी थे वो कोई मामूली ऐसे वैसे पुजारी ब्राह्मण नहीं है। वहाँ से आते वक्त मुझे मेरे रिश्तेदार भाई ने बताया था कि वो एक विशिष्ट है, समझे। वही नहीं, उनके पिता दादा सब विशिष्ट अनुयायी प्रसिद्ध वो थे। प्रताप मुंह टेढ़ा करके बोला, वो मतलब। मुकेश धीरे से फिसफिसाकर बोला, तांत्रिक, वो सब वहाँ के बहुत प्रसिद्ध तांत्रिक थे, समझे। अगले दिन सवेरे प्रतिदिन की तरह चाय पीने सुरेश जी आए। घर के कोने में रखी मूर्ति को देखकर सोच में पड़ गए। बोले, इसको कहाँ से लाया प्रताप। सुरेश भट्टाचार्य प्रताप के पिता अजय मुखर्जी के बचपन के दोस्त हैं, हर वक्त साथ रहने वाले। तब से वो भी इस घर के एक सदस्य हो गए हैं। सुरेश जी ने जब यह प्रश्न किया तब प्रताप नहाकर तौलिए से अपना सर पोंछ रहा था। प्रसन्न होकर बोला, काका मूर्ति अच्छी है ना, मुकेश की दुकान से ले आया। अरे मेरा दोस्त पार्क स्ट्रीट में क्यूरियो का दुकान है उसका, आपने उसको देखा है कई बार। सुरेश जी मूर्ति को बड़े ध्यान से देख रहे थे। नज़र न हटाते हुए पूछा, तो कितना दाम पड़ा। प्रताप हंसकर बोला, अभी तो ऐसे ही दे दिया, बाद में पैसा ले सकता है। कैसे वो इस मूर्ति को पाया वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप सुनेंगे। जवाब में सर हिलाकर हाँ कहा सुरेश जी ने। प्रताप ने भी अच्छे से पूरी घटना को सजाकर बता दिया। चाय को पीकर मूर्ति के पास जाकर कुछ देर ठीक से मूर्ति को देखने के बाद फिर से कुर्सी पर बैठते हुए गंभीर मुख से बोले, देखो प्रताप, जितना मैंने समझा ये मूर्ति कोई साधारण देवी मूर्ति नहीं है। संभवतः ये कोई तांत्रिक काम में आने वाली देवी है। गुरुजी मतलब तुम्हारे दादाजी तंत्र मंत्र में भी अच्छे माहिर थे, तुम्हें तो पता होगा। तुम्हारे पिता तो कम्युनिस्ट होकर इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। गुरुजी ने मुझे भी कुछ कुछ सिखाया है, वैसे अब मुझे कुछ याद नहीं है। कुछ देर सुरेश जी सोचकर फिर बोले, जितना मुझे लग रहा है ये तिब्बत का सामान है, 13वीं सेंचुरी के आसपास का। तब भारत में इस्लामिक आक्रमण शुरू हुआ, इसीलिए बौद्ध बहुत डरे हुए थे। तभी सभी बौद्ध गुरु अपने सामान लेकर तिब्बत गए। तिब्बत में बौद्ध धर्म व वज्रयान नए ईंधन पाकर और फल फूल गया। ये मूर्ति उसी समय की है, क्योंकि इसमें कुछ हिंदू मूर्ति की झलक दिख रही है। उससे पहले के वज्रयान मूर्ति में इतने हिंदुत्व की झलक नहीं हो सकती। ये वही कोई 13वीं या 14वीं सेंचुरी की मूर्ति है, किंतु ये कौन सी प्रभाव की मूर्ति है समझ नहीं आ रहा। सुरेश जी बहुत चिंतित हो उठे। प्रताप टी शर्ट पहनते हुए प्रश्न करने लगा, वज्रयान मतलब। ये सुन इतिहास के प्रौढ़ अध्यापक सुरेश जी खुश होकर बोले, बौद्ध धर्म का इतिहास कुछ याद है। 4th सेंचुरी BC में बौद्ध धर्म के 2 भाग हो गए थे, हीनयान और महायान। इसके बाद तो बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैलने लगा। इसके बाद अनेक प्रकार के कठिनाई को पार कर तराई, उत्तर बिहार, उत्तर बंगाल, सिक्किम आदि प्रचलित जगह के तांत्रिक साधना को अपनाकर महायान का नया रूप उभर कर आया, जिसका नाम वज्रयान पड़ा। ये बौद्ध मत पूरी तरह से तांत्रिक बौद्ध मत है। विचित्र सब देव देवी की पूजा, मुद्रा, मंत्र मंडल लेकर कई प्रकार की छुपकर साधना, यही इनका मुख्य धर्म आचरण है। वज्रयान कुछ जगह स्टेट रिलीजन हो जाता है। 650 ईस्वी पूर्व के आसपास तिब्बत के 33वें राजा सोंगसेन गंपो के समय। इसके बाद 8th सेंचुरी में तिब्बत आए। तिब्बत बौद्ध धर्म के सबसे उज्जवल पुरुष गुरु पद्म संभव, वो लोग उन्हें कहते गुरु रिनपोचे। तांत्रिक बौद्ध उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
मंत्रमुग्ध होकर ये सब सुन रहा था प्रताप। सुरेश जी रुके तब बोला, आतिश दीपांकर नाम का भी कोई और गया था ना वहाँ? चश्मे के ऊपर से कुछ देर प्रताप को देखा, फिर रुमाल निकाल पसीना पोंछा और बोले, आतिश दीपांकर को कोई और बोल रहे हो प्रताप? हम बंगाली का ना यही दुर्भाग्य है, हमें पूरी दुनिया की खबर रखकर विश्व नागरिक होने में अच्छा लगता है, पर खुद का ही इतिहास नहीं पता। वह जानते हुए भी बोलने में शर्म आती है। हाँ, वो गए थे तिब्बत धर्म प्रचार के लिए, यही कोई 1042 ईस्वी के आसपास। प्रताप का सर झुक गया, फिर धीमे गले से बोला, पर इसके साथ इस मूर्ति का क्या संबंध है? सुरेश जी गंभीर होकर बोले, तांत्रिक बौद्ध बहुत ही बड़ा शास्त्र है। ओडियान, कामारूपा, पुल्ली रामालागिरी व श्रीहट, ये 4 हैं तांत्रिक बौद्ध धर्म का सबसे रिस्पेक्टेड जगह। इस मत में जितना सार बुद्ध का है उतना ही बांग्ला तंत्र साधना का भी है। बांग्ला के मात्र तंत्र साधना में जितने भयानक देव देवी के नाम तुमने सुना है, यहाँ भी ऐसा ही है। पर ये जो मूर्ति है ये कुछ स्पेशल है, किस समूह में रखूँ कुछ समझ नहीं पा रहा। रुको, अब एक बार फिर किताब को थोड़ा पढ़कर इसका रेफरेंस देखता हूँ, तब तक कुछ इधर उधर मत करना, ठीक है? कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अद्भुत देवी मूर्ति दुकानदार ने तुम्हें ऐसे ही दे दिया, और उसको भी जमींदार परिवार के तांत्रिक पुरोहित ने ऐसे ही दे दिया? नहीं नहीं, कुछ तो है। उसी रात को प्रताप ने सपने में देखा देवी मूर्ति असाधारण अपरूपा एक देवी प्रताप के माथे को सहलाते हुए बोल रही है, प्रताप, ओ प्रताप, मुझे ऐसे ही मत रखो। जब घर लाए हो तो मेरी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। लगातार 3 रात प्रताप ने एक ही स्वप्न देखा। कुछ दिन के लिए बाहर गए थे सुरेश जी, किसी सेमिनार के लिए। जिस दिन लौटे उसी दिन शाम को प्रताप के घर में जाते ही उनके कदम ठहर गए। बाहर बैठने की जगह से ही दिख रहा है कि स्टडी रूम के एक तरफ एक छोटी सी टेबल रखी हुई है। उसके ऊपर एक लाल चोला बिछाकर वो देवी मूर्ति रखा हुआ। मूर्ति के गले में लाल गुड़हल की माला, अगरबत्ती और धूप की सुगंध यहाँ तक आ रही थी। प्रताप ऑफिस से लौटकर नहाकर इधर ही आ रहा था। सुरेश जी को देखकर कुछ संकुचित सा हो गया। कुर्सी को आगे रखकर बोला, आइए काका, आइए बैठिए। सुरेश जी उसके लिए उस कुर्सी पर बैठ गए। प्रताप के पहने लाल धोती की तरफ उनकी नज़र पड़ी, फिर प्रताप से पूछा, तुम चाय नहीं पियोगे? प्रताप बोला, नहीं काका, मैं सीधे एक बार पूजा देकर ही खाऊंगा। सुरेश जी खींचकर बोले, ये क्या कह रहे हो? पूजा करके खाओगे मतलब? तुम्हारा कब से इन धर्म कर्म में मत हुआ? तुम कॉलेज में वामपंथी राजनीति करते थे ना? फर्स्ट ईयर में तुमने रस्सी से जूते का फीता बना दिया था, और अब इस तरफ। प्रताप कुछ देर शांत होकर बैठा रहा, फिर स्वप्न आदेश के पूरे बात को खुलकर बताया सुरेश जी को। सुरेश जी उसे कुछ देर घूरने के बाद बोले, देखो प्रताप, मैं थोड़ा पुराने ज़माने का आदमी हूँ। मैं स्वप्न आदेश नहीं मानता, ये नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये ज़रूर मानता हूँ। ब्राह्मण के लड़के को पूजा पाठ में ध्यान गया, अच्छा है, मैं नहीं रोक रहा। प्रताप बोला, फिर क्या काका? सुरेश जी बोले, तुम जैसे वामपंथी राजनीति करने वाले लड़के 3 दिन के स्वप्न में एकदम टकले होकर वामाखेपा, श्री गुरु वामाखेपा हो गए। नहीं पता क्यों बेटा, मुझे ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बात क्या है, ज़रा खुलकर बोलो तो। ये बोलकर तीक्ष्ण आंखों से प्रताप को देखते रहे ये वृद्ध अध्यापक। उनको प्रताप की दोनों आंखें लाल और अस्थिर लग रही थी, गाल पर दाढ़ी, मुख पर कुछ विभिन्न सा भाव। डॉक्टर को तो नहीं दिखाना पड़ेगा, नहीं रहने देता हूँ, आजकल का लड़का कहीं कुछ और ही ना समझ ले। वो दूसरे बात पर गए और बोले, और एक बात कहता हूँ, इसी मूर्ति को पाया पूजा के लिए? अभी तो जानते ही नहीं हो कि ये देवी कौन है, किसकी मूर्ति है। प्रत्येक देव देवी के पूजा पद्धति अलग अलग होती है प्रताप। बीज मंत्र अलग होता है, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र अलग होता है। दूसरे की पूजा करने पर ये क्रोधित हो जाते हैं। तुम कम से कम चौराहे के काली मंदिर के पंडित से तो इस पूजा करने के बारे में पूछना चाहिए था। कैसे क्या किया जाता है तुम कुछ जानते हो? प्रताप और मुरझा गया और बोला, नहीं काका, मैंने तो किसी से नहीं पूछा। मुझे लगा सब देवी ही तो शक्ति का अंश होती हैं। ये एक माँ की मूर्ति है,
फिर और क्या मानना और न मानना, मैं खुद से ही कुछ पूजा कर लेता हूँ। वही अगरबत्ती, धूप बत्ती, फूल माला और फल प्रसाद। सुरेश जी बिगड़ कर बोले, अरे ओ लड़के, तुम क्या साधक राम प्रसाद हो? न कि स्वयं श्री रामकृष्ण परमहंस, जो कि माँ बोलकर रोने से महामाया माँ देवी तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी। स्पष्ट बोल रहा हूँ कि ये एक तांत्रिक मूर्ति है। बौद्ध तंत्र लेकर तुम्हें कुछ भी पता है? कुछ अगर हो जाए इसकी तुम्हें खबर है? ये बचपन के गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। अरे मैं खोज रहा हूँ बेटा, देश के कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ भी बात की है मैंने इस मूर्ति को लेकर। ये बहुत यूनिक मूर्ति है, इसका एक अलग ही हिस्ट्री है। वो सब न जानकर ऐसे ही कुछ करने का कोई वजह है? कुछ देर सिर झुकाकर नीचे करने के बाद आंख उठाया प्रताप ने। सुरेश के हृदय की गति बढ़ गई। 1 मिनट के अंदर उसकी आंखें लाल क्यों हो गई? आंख की दोनों पुतली ऊपर की ओर क्यों उठी हुई है? अपरिचित एक भयानक आवाज में प्रताप बोला, मेरे माँ के पूजा में बाधा मत देना काका। माँ मुझे बुलाती है, मुझसे प्यार करती है, मेरे सर को अपने हाथ से सहलाती है। माँ मेरा भला चाहती है। माँ मुझे देखती है, मेरी सेवा स्वीकार करती है। माँ मेरी सब चीज़ जानती है। आप नहीं समझोगे काका। इस वार्तालाप के बीच में खुद ही उठ गए सुरेश जी। खुद पराया होने पर भी क्या हुआ, वो प्रताप को खुद के बेटे जैसा मानते हैं। कुछ अमंगल का आभास हुआ सुरेश जी को, फिर धीरे से बाहर चले गए। ठीक नहीं है, एक भयंकर सा काला तूफान आ रहा है, स्पष्ट समझ गए वो वृद्ध प्रोफेसर। फिर मन को सख्त किया और मन में बोले, ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। बाहर आते वक्त सुरेश जी ने देखा कि पुष्पा दीदी उनके लिए ही बाहर दरवाजे के पास इंतजार कर रही है। धीरे से बोली, मास्टर साहब, उसको किसी बढ़िया डॉक्टर को दिखाइए ना। वो पता नहीं कैसे कैसे हाव भाव कर रहा है। कुछ दिन से ठीक से खाता नहीं है, सोता नहीं है, रात दिन केवल कुछ बकता रहता है। मैं तो बाहर के घर में सोती हूँ, अभी अभी उठकर सुनती हूँ तो माँ माँ बोलकर रो रहा होता है। लड़का ही पागल हो गया है। मास्टर साहब, उसकी माँ मरते समय मेरे हाथ में रखकर कही थी कि लड़के का ध्यान रखना, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मरकर उन्हें क्या जवाब दूंगी। मेरा तो बोलने के लिए और कोई नहीं है, आप कुछ कीजिए। कहते कहते ज़ोर ज़ोर से रोने लगी वो प्रौढ़ा। उसकी संतान न होते हुए भी उसकी मातृ प्रेम के आगे सुरेश और कुछ न बोले, सीधे निकल गए। उसी रात फिर स्वप्न आदेश मिला प्रताप को। वही दिव्य नारी प्रताप के माथे को सहलाते हुए बोलती है, प्रताप, बहुत भूख लगी है मुझे, कुछ खाने को दो, मुझे कुछ खाने को दो। क्या इस अर्थ कामना के अंदर कोई विपत्ति चाल तो नहीं मिली हुई थी? प्रताप ने देखा वो खुद मूर्ति के सामने सांप की तरह हाथ जोड़कर बोल रहा है, माँ क्या खाएंगी आप? जो मांगोगी वही लेकर दूंगा माँ। एक बार केवल आप बताइए कि क्या खाएंगी माँ। वो सुंदर नारी मूर्ति अद्भुत तरीके से हंसकर बोली, खाना खाऊंगी प्रताप, खाना। ऐसी वैसी खाना नहीं, महाभूख है मेरी। मुझे जगाया है बहुत समय के बाद और पूछ रहे हो? मेरा शरीर तुमने देखा नहीं है प्रताप। और प्रताप बोल रहा है, क्या चाहिए आपको माँ? वो नारी अद्भुत आवाज़ में बोली, मुझे भोग चाहिए, महाभोग, महाभोग चाहिए। कुछ दिन बाद जिस दिन डुमरी को प्रताप घर ले आया था, वो दिन था मंगलवार और उसके ऊपर अमावस्या भी था। आज सुबह आंशिक सूर्य ग्रहण भी लगा था। नहीं, प्रताप का चरित्र एकदम अच्छा है, पर यह घटना कैसे घट गई, पुष्पा दीदी और सुरेश जी किसी को समझ नहीं आया। रायचौक रेडिसन फोर्ट में प्रताप की कंपनी का एक मीटिंग चल रहा था। 2 दिन का प्रोग्राम है। दूसरे दिन के लास्ट में एक कॉकटेल डिनर प्रतिवर्ष ही होता है। 1 साल पहले इस डिनर में प्रताप ने पूरी रात मज़ा किया था, किंतु कुछ महीने से प्रताप को ये सब अच्छा नहीं लगता। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कहीं घूमना अच्छा नहीं लगता, बात करना अच्छा नहीं लगता, सिनेमा देखने की इच्छा नहीं करता, मुकेश की दुकान में जाना अच्छा नहीं लगता, लोगों से मिलने की इच्छा नहीं करता, हंसने की इच्छा नहीं करता, मज़ा करने की इच्छा नहीं करता, बल्कि दुख पाने की भी इच्छा नहीं करता। उसकी सारी चैतन्य व साम्राज्य केवल वो मूर्ति है। देवी माँ ने खाया, माँ खुश है, माँ तृप्त हुई या नहीं, आज माँ कब सोने जाएंगी, माँ को क्या आज का भोग पसंद आया, माँ ने आज भी क्यों भोग ग्रहण नहीं किया। उसको अपने काम में मन नहीं है।
उसके अंदर कोई उत्साह नहीं है। यह देवी ही उसके सारे अस्तित्व पर अधिकार कर ली है। एक ही महीने में बहुत दिन की न कटी दाढ़ी, गाल पूरा टूट चुका है, बाल इधर उधर जैसे तैसे, कपड़े साफ सुथरे नहीं, शरीर से पसीने की गंध आती है। कोई भी चीज़ में ध्यान नहीं है, कोई बंधन नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई घृणा नहीं है, जीवन का कोई स्वाद नहीं है और मृत्यु का कोई भय भी नहीं है। मुकेश आया था इस घर में। बहुत दिन उसके दुकान पर न जाने की वजह से उसकी खबर पूछने आया था। बात करने की बहुत कोशिश की पर अंत में हाल चाल पूछकर ही उठ गया। जाते वक्त पुष्पा दीदी को अलग से बुलाकर खुद का नंबर दे गया। बोल कर गया है, कुछ काम हो तो फ़ोन करना। ऑफिस में भी इसी बात की गर्मा गर्मी है। समझता है प्रताप, हंसी खुशी में रहने वाले लड़के में तुरंत इतना बदलाव से कोई भी अनभिज्ञ न रहा। मैनेजर साहब है, बंगाली, बहुत ही अच्छे ख्याल के। वो भी केविन में बुलाकर ये जानने की कोशिश की कि ऐसा हाल क्यों है। प्रताप जवाब देते देते परेशान हो गया है। इस अकारण जगत के कर्म, व्यस्तता, कौतूहल, ये सब लेकर वो संपूर्ण उदासीन है। उसकी चाल चलन बदल जाती है। केवल रात के समय आंख में आती है एक उज्ज्वल दीप्ति। तब वो नहाकर एकाग्र चित्त में बैठता है पूजा करने। बहुत रात तक पूजा पाठ करके फिर कुछ खाने जाता है। खाने के पहले उस देवी मूर्ति के सामने अच्छे से सजा कर जाता है भोग। विशेष कुछ नहीं, उसके घर में जो कुछ भी खाना बनता है वही सब वो एक थाली में सजा देता है। उसका विश्वास है बेटा जो खाता है माँ भी वही खाती है। अगले दिन उठकर भोग को जैसे का तैसा देखकर वो मायूस हो जाता है। आज भी माँ ने उसका भोग ग्रहण नहीं किया और कितने दिन माँ अपने संतान की परीक्षा लेगी। तब वो वही महाप्रसाद खाकर ऑफिस जाता है। सुरेश जी चौराहे के पंडित पुरोहित को एक दिन बुलाया था। वो तो मूर्ति को पहचान ही नहीं पाए, बल्कि ये सब कार्य देखकर स्तब्ध रह गए। प्रवीण पुरोहित बहुत दिन से इसी जगह पूजा कर रहे हैं। प्रताप को अपने आँख के सामने उन्होंने बड़ा होते देखा है। वो व्याकुल होकर प्रताप का हाथ पकड़कर वृद्ध स्वर में बोले, बेटा ये सब मत करो। कुछ मना कर रहा है, इनको पहचान नहीं पा रहा, इनका बीज मंत्र भी नहीं जानता। ऐसी देवी की पूजा नहीं करते बेटा, देवी क्रोधित होती है। बेटा तिब्बती मूर्ति है, उनका तंत्र मंत्र बहुत विभत्स है। अनेक अब देवी व डाकिनी विद्या का उल्लेख है। पूजा का प्रकार अलग अलग है, विभिन्न मुद्रा है, यौगिक मंडल होता है। बेटा तुम इसको ससम्मान लौटा दो, कहीं से कुछ अनर्थ हो जाएगा। बेटा दया करके वापस लौटा आओ। पागलों की तरह खिलखिलाकर हंस उठा प्रताप। वो विभत्स हंसी को सुनकर चहक उठे थे प्रवीण पुरोहित। हंसते हंसते प्रताप ने बोला था, देवी माँ का मामला है काका, टेंशन मत लीजिए। देवी माँ मेरे साथ बात करती हैं, हंसती हैं, मेरे माथे को सहलाती है। खाएंगी खाएंगी देवी माँ, एक दिन ज़रूर खाएंगी। मेरा दिया हुआ भोग देवी माँ ज़रूर खाएंगी। मैं आपको दिखाऊंगा काका, आप सुन रहे हैं? हाँ, माँ का बुलावा, आप सुन रहे हैं? क्या हुआ, आप नहीं सुन पा रहे? माँ का बुलावा, बोलिए। जहाँ तक वृद्ध पुरोहित रो ही दिए थे और बोले, तू शांत हो जा बेटा, शांत हो, ऐसे नहीं होता है। ऐसे ही खाना रख देने पर देवी ग्रहण नहीं करती है। भोग निवेदन की पद्धति होती है, मंत्र होता है, नियम होता है। पुरोहित को खींचकर बाहर लाए थे सुरेश जी। कुछ बात होती है उन दोनों के बीच, ये विशेष बात किसी को पता नहीं। तो क्या था इस मूर्ति का रहस्य? क्यों पुजारी जी और सुरेश जी प्रताप को इस मूर्ति की पूजा करने से रोक रहे थे? क्यों वो सब उस मूर्ति को देख के डर रहे थे? ऐसा क्या था उस मूर्ति में? ये जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। यहाँ तक आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।